नमस्कार, मैं डॉक्टर वर्तिका जैन और आज हम आपके बीएससी सेकेंड ईयर के बॉटनी सेकेंड पेपर यूनिट 4 के अंदर मेंशन्ड सेकेंड सीरियल ज़िया के बारे में पढ़ने वाले हैं। ज़िया या जिसे हम मक्का के नाम से भी जानते हैं। आपके कोर्स में 2 सीरियल्स हैं, ट्रिटिकम और ज़िया। ट्रिटिकम अर्थात गेहूँ, जिसे हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया है, और इस वीडियो में हम ज़िया के बारे में पढ़ रहे हैं। ज़िया की स्पीशीज़ है ज़िया मेज़, और यह भी पोएसी फैमिली का ही मेंबर है। जैसा कि हम जानते हैं कि सारे सीरियल्स पोएसी फैमिली के ही पौधे होते हैं, अर्थात मोनोकॉट पौधे हैं, एक बीजपत्री पौधे हैं। ग्रामिनी फैमिली जिसका पुराना नाम था, उसका नाम अभी पोएसी हो गया है। उस पोएसी फैमिली के ये सारे पौधे हैं, और इसका जो भाग हम काम में लेते हैं वो इसके ग्रेन्स या इसके फ्रूट, जिसे कैरियोप्सिस के नाम से हम जानते हैं, और इसे इंग्लिश में मेज़ भी कहते हैं, कॉर्न भी कहते हैं, और हम इसे मक्का, मकई या भुट्टा के नाम से भी जानते हैं। तो मक्का बेसिकली माना जाता है कि इट्स अ गिफ्ट ऑफ न्यू वर्ल्ड, यानी इसका ओरिजिन मैक्सिको, सेंट्रल एंड साउथ वेस्ट अमेरिका में हुआ था, और न्यू वर्ल्ड से ही इसको कोलंबस के द्वारा यूरोप में और पोर्टुगीज़ के द्वारा इंडिया, चाइना और अदर कंट्रीज़ में इंट्रोड्यूस किया गया था। परंतु कुछ वैज्ञानिकों द्वारा यह भी माना जाता है कि इसका ओरिजिन साउथ ईस्ट एशिया में हुआ, प्रोबेबली इंडिया के अंदर हुआ, एंड देन वहाँ से इट इज़ स्प्रेड टू अमेरिकन कॉन्टिनेंट बिफोर कोलंबस। सो इसके बारे में कुछ कंट्रोवर्सी है, परंतु वर्ल्ड में आज अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट सारे ही पार्ट्स में मक्का की खेती होती है। भारत में, चाइना में, अमेरिका में, और मैक्सिमम 44% वर्ल्ड प्रोडक्शन का अमेरिका के द्वारा आता है। देन ब्राज़ील, फ्रांस, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, अर्जेंटीना, रोमानिया, इटली, इन सभी जगह मेज़ का कल्टीवेशन किया जाता है। और अगर भारत की बात करें तो भारत में कई राज्यों में मक्का की खेती होती है, जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, कुछ इलाकों में, जम्मू कश्मीर के इलाकों में, और आंध्र प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, हरियाणा, बिहार, इन सभी जगह मक्का की खेती होती है। नाउ व्हाट आर द बॉटनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस प्लांट? तो मक्के का खेत आई थिंक सभी ने देखा ही होगा। मक्का एक टॉल एनुअल ग्रास है। इसकी हाइट लगभग 3 to 15 फीट तक हो सकती है, और इट इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट ग्रासेस अमंग ऑल द सीरियल्स। और यह पौधा मोनोशियस है। तो मोनोशियस से आप परिचित होंगे। इसका तात्पर्य होता है उभयलिंगाश्रयी पौधा। उभयलिंगाश्रयी पौधा का मतलब है जिसमें एक ही पौधे पर मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों ही मिलेंगे। तो इसका जो स्टेम अगर आप देखते हैं तो इट इज़ अ जॉइंटेड स्टेम और अनब्रांच्ड होता है, जिसमें फाइब्रस रूट सिस्टम होता है। रेशेदार जड़ें निकलेंगी बिकॉज ये मोनोकॉट है। तो वो एडवेंटिशियस फाइब्रस रूट्स जो होती हैं, इसकी जो कल्म है जिसे हम कहते हैं, उसके लोअर नोट से निकलती हैं, और कुछ मात्रा में ये टिलरिंग हैबिट भी शो करता है। इसकी लीव्स जो होती हैं दे आर डिस्टिचस, एंड अ मेम्ब्रेनस लिग्यूल इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ लीफ शीथ एंड लेमिना। तो वहाँ पे एक लिग्यूल जो है वो वहाँ प्रेजेंट होता है। और इसके जो फ्लावर्स हैं वो यूनिसेक्सुअल हैं, जैसा हमने अभी पढ़ा कि मोनोशियस है, परंतु मोनोशियस होते हुए भी इसमें यूनिसेक्सुअल कंडीशन मिलती है, अर्थात मेल फ्लावर अलग मिलता है सेपरेट, और फीमेल फ्लावर अलग इन्फ्लोरेसेंस में मिलता है। तो मेल फ्लावर्स का जो इन्फ्लोरेसेंस है उसको कम्प्लीटली उसे टसल के नाम से जाना जाता है। टसल जो है अपर एंड पे लगता है, उस पूरे प्लांट के अपर एंड यानी टर्मिनल एंड पे मिलता है। टर्मिनल पेनिकल होता है, ये कॉम्पैक्ट होता है, और इसका जो पेनिकल पुष्पक्रम है वो बहुत ब्रांच्ड होता है, जिसमें स्पाइकलेट्स के जो पेयर्स हैं दे हैव अरेंज इन द 2 rows ऑन लेटरल ब्रांचेस। तो बेसिकली स्पाइकलेट्स जो कि हमने देखा गेहूं के अंदर भी स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट्स जो पुष्पक्रम है, जो कि इसमें अवरंती फ्लावर्स होते हैं, वैसा ही इसके अंदर भी मिलता है। तो मेल फ्लावर अपर एंड पे लगे हुए होते हैं। मक्का के जो फीमेल इन्फ्लोरेसेंस या जो मादा पुष्पक्रम है उसे ईयर या कॉप के नाम से हम जानते हैं, और ये पत्ती की एक्सिल में लोअर एंड पे लगता है, और इसका पुष्पक्रम स्पाइक है, जिसे शैंक के नाम से भी हम जानते हैं, जिसमें स्पाइकलेट्स की कई सारी रोज होती हैं। दे आर अरेंज इन द वर्टिकल और लॉन्गिट्यूडनल रोज ऑन अ कॉम्पैक्ट स्पाइक। और ये जो नंबर ऑफ रोज हैं जिसमें 16 से 20 तक हो सकती हैं। तो आप देखते हैं एक भुट्टे के अंदर आपको 16 से 20 रोज ऐसी नजर आती हैं, जिसके अंदर फीमेल फ्लावर्स लगे होते हैं, और जो फर्टिलाइजेशन के बाद में सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वही सीड हम लोग भोजन में इस्तेमाल लेते हैं।
इसके अलावा भुट्टे को जब आप देखते हैं तो उससे कई सारे रेशमी धागे के समान आपको कुछ निकलते हुए हल्के पीले केसरिया रंग के नज़र आते हैं, तो वे इसकी स्टाइल कहलाती है। और वो सिल्की स्टाइल है, फेदरी है, जो बाहर निकल के आती है, और जो स्टाइल की टिप पे है उसके ऊपर दो छोटे से अनइक्वल स्टिग्मा मिलते हैं। और कॉब जो होता है इट रिमेन्स सराउंडेड बाय द ओवरलैपिंग लीफ शीथ। तो ये आप सबको पता है कि भुट्टा जब आप लाते हैं तो हरे रंग के एक के ऊपर एक ओवरलैप करते हुए इसमें कई सारे पत्तियों के उसके जो शीथ हैं या जिसे आप कहते हैं कवर है, उस कवर से ये ढका हुआ होता है। और इसका फ्रूट कैरियोप्सिस होता है। जैसा कि हम जानते हैं सारे सीरियल्स का फ्रूट कैरियोप्सिस कहलाता है, जो कि एक ड्राई फ्रूट है, इंडेहिसेंट फ्रूट है, और जिसकी खासियत है कि जिसके अंदर फल भित्ति और बीज भित्ति एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, और इसीलिए हम इसे इसके दानों को हम फल भी कह सकते हैं और इसका बीज भी हम कह सकते हैं। इसके मक्के के जो दाने हैं उसके अंदर दो प्रकार का भ्रूणपोष मिलता है। बाहरी जो भ्रूणपोष होता है वो हार्ड होता है थोड़ा, जो आप देखते हैं फ्लिंटी है और येलो रंग का होता है, जिसमें प्रोटीन कंटेंट थोड़ा ज़्यादा होता है। और अंदर वाला जो होता है जब आप उसको निकालते हैं तो अंदर की तरफ देखते हैं वो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है और वाइट रंग का होता है। और एल्यूरोन लेयर इसमें मिलती है जो कि एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म से सेपरेट करती है। नाउ व्हाट आर द क्लाइमेटिक कंडीशंस व्हिच आर रिक्वायर्ड टू ग्रो दिस क्रॉप। तो मेज एक सब ट्रॉपिकल क्रॉप है और वो सभी एरियाज जहाँ पे 21 से 27 डिग्री का टेम्परेचर रहता है और एनुअल रेनफॉल वार्षिक वर्षा का औसत लगभग 60 से 120 सेंटीमीटर होता है, वहाँ ये क्रॉप इजीली ग्रो की जा सकती है। और वैसे ये इट कैन बी ग्रोन ऑन डाइवर्स सॉइल टाइप्स, परंतु एलुवियल सॉइल और लोम सॉइल जो दोमट मिट्टी है वो उसके लिए बेस्ट होती है। और इसे हॉट ग्रोइंग सीजन जो कि लंबा चले वो इसके लिए उपयुक्त होता है, जिसमें सनशाइन खूब हो। परंतु अगर फ्रॉस्ट है और अगर वाटर लॉगिंग हो गई है तो इट इज़ हार्मफुल फॉर दिस क्रॉप। नाउ दिस प्लांट इज ग्रोन एज अ खरीफ क्रॉप इन इंडिया। तो इसके लिए इसे लगभग जून जुलाई के आसपास इसे बोया जाता है और उस बोने से पहले, बीज को बोने से पहले खेत को जुताई अच्छे से की जाती है, हैरोइंग भी की जाती है, लेवलिंग की जाती है और मैन्योरिंग करीब इसमें नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र, पोटाश और फॉस्फोरिक एसिड ये सभी इसके अंदर डाला जाता है। और उसके बाद बीजों को बोया जाता है आइदर थ्रू ब्रॉडकास्टिंग मेथड और थ्रू डिबलिंग मेथड। और ये जो इसका जो खेत है उसको इरिगेशन लगभग 10 से 15 दिनों के बीच बीच के इंटरवल्स पे उसकी सिंचाई पानी से होती रहनी चाहिए। एंड द क्रॉप मैच्योर्स इन अबाउट 140 डेज। और हार्वेस्टिंग तब की जाती है जब ये जो मक्के के जो आप भुट्टा आप घर में लाते हो जिसके ऊपर जो शीथ आपको दिखते हैं वो शीथ भूरे में पड़ने लग जाए और इसके जो दाने हैं वो हार्ड होने लग जाएं, तब इसको हम तोड़ करके अलग कर लेते हैं। मक्का के ऊपर कई सारे ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स किए गए और उसके द्वारा कई सारी उपयोगी वेराइटीज़ को डेवलप किया गया जो कि हाई यील्डिंग थी, जिससे उत्पादकता जिनकी ज़्यादा थी, जो कि हर एनवायरनमेंट में एडेप्टेबल थी और जिनके अंदर लॉजिंग रेजिस्टेंस थी, डिजीज रेजिस्टेंस थी, इंसेक्ट के प्रति प्रतिरोधी गुण था और उसके कई हायर न्यूट्रिएंट कंटेंट्स थे। ऐसी कुछ इम्प्रूव्ड वेराइटीज के नाम मैंने यहाँ लिखे हैं, जैसे कि गंगा 3, गंगा 5, गंगा 101, हाई स्टार्च, गंगा सफ़ेद 2, रंजीत, एम्बर, विजय, विक्रम, रतन, शक्ति, सोनारी, डेक्कन हिमालय 1 to 3। इसके अलावा भी कई सारी वेराइटीज़ हैं जैसे चंदन मक्का 1, मेज अगेती, सोनारी, वीएल मक्का 16, नोजल, कंपोजिट, ये सारी कई वेराइटीज़ हैं जो कि भारत के अंदर अलग अलग भागों में ग्रो की जाती है। नाउ द काइंड्स ऑफ मेज, तो मक्का के कई सारे प्रकार मिलते हैं, जैसे वैक्सी कॉर्न मिलता है, स्वीट कॉर्न मिलता है जो मीठा होता है, डेंट कॉर्न होता है, फ्लिंट कॉर्न होता है, फ्लोर कॉर्न होता है और पॉपकॉर्न होता है। पॉपकॉर्न से तो शायद सभी वाकिफ होंगे। नाउ व्हाट आर द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ दिस मेज। मक्का के अंदर प्रोटीन कंटेंट कम ही है, 4.7 to 11.4% के आसपास मिलता है और मेन बात है कि इसके अंदर ग्लूटीन कंटेंट कम होता है। जब आपने पहले जब गेहूं पढ़ा था तब आपने देखा था कि गेहूं में दो मुख्यतः प्रोटीन मिलते हैं, ग्लूटीन और ग्लियाडिन। तो ग्लूटीन बेसिकली बाइंडिंग प्रोटीन होता है और जिस वजह से गेहूं का आटा आप इजीली गूंद पाते हैं, परंतु मक्का में ग्लूटीन की मात्रा कम होने के कारण मक्के का आटा गूंदने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। फैट एज यूजुअल सीरियल्स के अंदर फैट की संख्या, फैट की मात्रा कम होती है, 0.7 to 3.6%। कार्बोहाइड्रेट्स इसमें लगभग 70 to 85% मात्रा में मिलते हैं, जो कि सीरियल्स का कैरेक्टर है कि दे आर रिच इन द कार्बोहाइड्रेट्स। इसके अलावा कुछ मात्रा में इसमें विटामिन मिलते हैं, विटामिन ए, बी, सी और ई, फॉलिक एसिड मिलता है, कई सारे मिनरल्स मिलते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, सेलेनियम,
पोटेशियम एंड फॉस्फोरस, और ये 100 ग्राम से 342 कैलोरीज हमें देता है। नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ दिस मेज? तो मक्का के बहुत यूजेस हैं। सबसे पहला यूज तो फूड के रूप में, भोजन के रूप में हम लोग जानते ही हैं, परंतु हमारे खुद के फूड के अलावा भी जो हमारा लाइफ स्टॉक है, जो हमारे पशु हैं, उन सभी के लिए चारे के रूप में, भोजन के रूप में भी मक्के का प्रयोग किया जाता है। और हम लोग मक्के का प्रयोग चपाती के रूप में करते हैं, हम कॉर्नफ्लेक्स बनाते हैं, पॉपकॉर्न के रूप में हम यूज करते हैं, इसके जो हरे भुट्टे हैं उसको सेक करके हम काम में लेते हैं, कॉर्न मील, कॉर्न ग्रिट्स बनाते हैं, मक्के की पापड़ी के रूप में हम इसको यूज में लेते हैं, इवन ब्रेड बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके जो बेबी कॉर्न वेराइटी है उसको हम वेजिटेबल के रूप में यूज में लेते हैं, और कॉर्न का सिरप और शुगर जो है वो कन्फेक्शनरी जैम्स बनाने में, जेली बनाने में यूज की जाती है। और कई बार तो ऐसा मेज जिस पे फंगस लगी हुई या इंसेक्ट्स लगे हुए हों, उस मेज को कहते हैं स्पॉइल्ड मेज, तो वो भी यूज में लिया जाता है भोजन के रूप में। और कॉर्न सिरप जो होता है वो कॉर्न सिरप शू पॉलिश के लिए, ग्लासिन पेपर बनाने के लिए, और रेयन बनाने में और टोबैको इंडस्ट्री में बहुत इस्तेमाल किया जाता है। इसी प्रकार कॉर्न शुगर जो है वो केमिकल्स बनाने में, लेदर डाइज बनाने में, एक्सप्लोजिव इंडस्ट्री के अंदर भी इस्तेमाल की जाती है। देन स्टार्च प्रोडक्शन में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। स्टार्च में इट इज़ यूज्ड एज अ साइजिंग मटेरियल इन द टेक्सटाइल एंड पेपर इंडस्ट्री। इसके अलावा फूड इंडस्ट्री में कॉर्न स्टार्च को पाई बनाने में, पुडिंग बनाने में, सलाद ड्रेसिंग में, इवन कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी इसके स्टार्च का प्रयोग किया जाता है एज इंग्रेडिएंट ऑफ टॉयलेट पाउडर्स। देन दिस कॉर्न ऑयल, जो कि मक्का से बीजों से तेल भी निकलता है, जो कि एक सेमी ड्राइंग प्रकार का ऑयल है, अर्धशुष्क प्रकार का तेल है, वो सलाद ड्रेसिंग्स में, कुकिंग के लिए भी, साबुन बनाने में, पेंट्स और वार्निश बनाने में भी इस्तेमाल होता है। और कॉर्न स्टार्च जो है वो एस्बेस्टॉस, सिरेमिक्स, डाई, प्लास्टिक, ऑयल क्लॉथ, लिनोलियम, ये बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। और इसके प्रोटीन, ग्लूटीन से एक विशेष प्रकार का प्रोटीन डेवलप किया जाता है जिसे जीन कहते हैं, जो कि कॉर्क पार्टिकल्स को बाइंडिंग में हेल्प करता है। सो इट इज यूजफुल, विच इज यूजफुल इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपोजिशन कॉर्क। इसके अलावा इससे एक टेक्सटाइल फाइबर, आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर भी बनाया जाता है जिसे विकारा कहते हैं। और ये विकारा जो है ये इस जीन के साथ ही इसको भी यूज किया जाता है जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, अर्थात जो आग बुझाने वाले होते हैं, उसमें फॉर्मिंग एजेंट के रूप में यूज में लिया जाता है। इसके साथ ही इस विकारा का प्रयोग लिनोलियम और ऑयल क्लॉथ बनाने में भी किया जाता है। और जो ग्लूटीन प्रोटीन इसे अगर निकाला जाता है तो वो फीड के रूप में, भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसके डिस्टिलेशन और फर्मेंटेशन से कई सारे हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे इथाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल्स, एसिटाल्डिहाइड, एसीटोन, ग्लिसरॉल, एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये सभी इसके डिस्टिलेशन से प्राप्त होते हैं। और ये जो भुट्टे हैं उसका जो हस्क है उसका प्रयोग मैटिंग्स में, हेड बनाने में, और जो मैट्रेसेस हैं, जो गद्दे हैं, उसको भरने के लिए भी उसको अब हस्क का प्रयोग किया जाता है। और मक्के का जो स्टॉक्स और पत्तियां जो बच जाती हैं वो प्रयोग उसका हम पेपर बनाने में, पेपर इंडस्ट्री में, पेपर बोर्ड बनाने में और वॉल बोर्ड बनाने में करते हैं। इसके अलावा मक्के का प्रयोग वर्तमान में ग्रीन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स बनाने में भी किया जाने लगा है थ्रू बायोटेक्नोलॉजी। तो आप देखते हैं कि मक्के के कई सारे यूजेस हैं कि न केवल हमारे भोजन के लिए ये इस्तेमाल होता है, बल्कि इसके अलावा भी ये पेपर इंडस्ट्री से लेके पेंट एंड वार्निश इंडस्ट्री के अंदर, कॉस्मेटिक में, और उसके अलावा आर्टिफिशियल फाइबर के रूप में, और कई सारे केमिकल प्रोडक्ट्स बनाने में, ऑयल बनाने में भी मक्के का प्रयोग होता है। तो मक्का इसलिए ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्रो किया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है। तो दिस इज द third most important cereal crop after wheat and rice. So here we finish our cereals. First we have studied about triticum, and second in this video we have studied about maize. Thank you very much.